हेलो दोस्तों, वेलकम। जैसा कि ये नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी विभाज्यता टॉपिक आज हम करने वाले हैं, तो फिर इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था, ये यदि आई है और ये एन होता तो फिर एक क्यू और ये आर, तो ये होता था डिविडेंड और ये होता था क्वेश्चन, जिसे हम भागफल बोलते हैं। और ये डिविडेंड भाज्य और ये होता था भाजक, डिवाइज़र। और ये लास्ट में जो निकल के आता था, इसको बोलते थे शेष, शेषफल, रिमाइंडर। इसी को हम कैसे लिखते थे, जो ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड आई जो हमारे पास निकल के आता था, भाजक गुणा भागफल, भाजक एन है, भागफल क्यू है, प्लस रिमाइंडर प्लस शेष। इसमें जो आई होता था, जो ये आई है, ये होता है पूर्णांक। आई क्या होता है? पूर्णांक। मतलब यदि एक ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, यहाँ जीरो और इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव, नेगेटिव पूर्णांक है, ये सब पॉजिटिव पूर्णांक है, और ये यहाँ जीरो है। तो आई की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है, ये प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो आई की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है, वो होते पूर्णांक, ठीक, इंटीजर, इंटीजर। और जो एन होता है, ये होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल, ये होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि जो रिमाइंडर होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है एन, और मिनिमम वैल्यू जीरो। ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो, लेस देन होगा एन। इस चीज़ को देखते हैं ज़रा। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 18, और इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 से इसको डिवाइड किया। भी 18 कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर, 18 इधर आएगा ये। भी ये कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक। और 5 क्या है? 5 एक नेचुरल नंबर है। एन को नेचुरल नंबर क्यों बोला? यदि किसी भी नंबर में, मान के चलो 18 में यदि हम जीरो को जीरो से डिवाइड करें, हमें ये पता नहीं संख्या क्या आने वाली, कितने बार जाएगा, हमें इसका कुछ पता नहीं है, ठीक। इसलिए जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं। जो भी भाजक होता है, डिवाइजर होता है, वो हमेशा एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, ठीक। या फिर ये 2 होगा या फिर 3 होगा, हमेशा क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगा। इसी तरीके से ये 5 एक नेचुरल नंबर है, और जो 18 है ये पॉजिटिव इंटीजर है। डिवाइड करें 5 से 18 को, तो ये जाएगा 3 टाइम, और ये आ गया 15। और ये रिमाइंडर बचा हमारे पास, जब 18 में से 15 को माइनस करेंगे 3, रिमाइंडर कैसा आ गया? पॉजिटिव। रिमाइंडर कैसा आ गया? पॉजिटिव, ठीक। और इसी तरीके से यदि हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, 5 18, और इसको डिवाइड करें कितने टाइम? 4 टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20।
और 18 में से 20 को माइनस करें, ये आ जाएगा -2। रिमाइंडर कैसा आ गया? नेगेटिव। देखिए कभी भी फाइनल जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता था? 0 से n के बीच होगा। n कैसा है? नेचुरल नंबर। मतलब ये हमेशा कैसा होगा? या तो 0 होगा, ठीक, या 0 होगा, या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा रिमाइंडर। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव नहीं तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? -2 में अब इस जो ये डिवाइजर था, जो भाजक था, इसको ऐड कर दीजिए। 5 को ऐड किया, ये आ गया 3। यही हमारा क्या होता है? फाइनल रिमाइंडर। फाइनल फाइनल रिमाइंडर, ठीक, अंतिम शेषफल। तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये शेषफल कैसा होगा? अंतिम, जो मतलब फाइनल में आएगा। बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो फाइनल जो शेषफल होगा हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव नहीं होगा। मतलब कैसा होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फाइनल जो शेषफल आएगा, यहाँ से एक बात हमें ये सीखने के लिए मिल गई, शेष हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव आएगा। आर हमेशा या तो 0 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू n होगा। लेस देन इक्वल टू n होगा। देखिए जब 5 से डिवाइड किया था, अभी शेष कितना आ रहा है? यहाँ 3। और यदि हम 5 से 5 को डिवाइड करें तो ये गया 1 टाइम 5, शेष कितना आ गया? 0। यदि 5 से किसी भी, जो 5 से जो छोटा नंबर है 4, इसको डिवाइड करें तो ये कितने बार जाएगा? 0 टाइम। और ये आएगा फिर 0, शेष कितना बच गया? 4। देखिए फिर जो यदि 5 क्या है, तो 5 जो डिवाइजर है, तो इस केस में पॉसिबल शेष क्या हो सकते हैं? यदि 5 क्या है? डिवाइजर हमारा n, फिर शेष क्या हो सकते हैं? r, जो पॉसिबल हो सकते हैं। या तो 4 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0। मतलब डिवाइजर की वैल्यू कितनी? 5। जितने डिवाइजर की वैल्यू उतने ही क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ शेष भी होंगे। ठीक, शेषफल भी कितने होंगे? उतने ही होंगे। सेकंड पॉइंट एक लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स या फिर शेषफल। ठीक, शेषफल ये हमेशा इक्वल होगा इसके, नंबर ऑफ रिमाइंडर हमेशा किसके इक्वल होंगे? n के, जो हमारे पास डिवाइजर था। ठीक? यदि 3 से डिवाइड करते किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर i को, तो इसमें कितने शेष निकल सकते हैं? तो कितने शेष आ सकते हैं 3 को डिवाइड करने पर? या 2 आएगा, या 1 आएगा, या फिर 0 आएगा। 3 क्या था? n। रिमाइंडर भी एक, टोटल कितने आ गए? ठीक? यही ये बोलने की बात है। इसी तरीके से यदि 5 से हमें डिवाइड करना होता, यदि 5 से डिवाइड करना होता -18 को, तो ये कितने बार जाता? 5 से -18 को डिवाइड करना होता। यदि हम इसे -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कितना? -15। और 18 से 15 को माइनस करें तो फिर ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा इस केस में -3। ये आ जाएगा इस केस में -3। तो रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव होता नहीं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? -3 प्लस 5, ये आ गया 2। इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। ये आ गया रिमाइंडर। ये हमारे पास
शेष आ गया। जब हमने पहले देखा था, जब 5 से 18 को जब डिवाइड कर रहे थे, जब ये पॉजिटिव था नंबर, तो ये 3 बार यदि इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 15, और रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा था, 3। इस केस में रिमाइंडर 2 और इस केस में रिमाइंडर 3। देखिए ये माइनस होगा, दोनों ही केस में डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है। तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, यदि यहाँ पॉजिटिव लाना है 5 से डिवाइड करिए -18 को, और ये जाएगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 20। ठीक, इसी को माइनस करेंगे 18 में से 20 को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +2। यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। देखिए जो हमारे पास ये किसकी वैल्यू और एक क्यू की वैल्यू, हमें 1 भी देखने के लिए मिली, 0 भी देखने के लिए मिल रही, और नेगेटिव भी देखने के लिए मिल रही। क्यू की वैल्यू कैसी आ रही है, नंबर ये 0 रहता था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, तो क्यू की वैल्यू सभी देखने के लिए मिल रही है, पॉजिटिव भी, 0 भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब क्यू क्या होगा, एक इंटीजर। क्यू क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक। क्यू एक पूर्णांक होगा, और जो आर है, आर की वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, या तो 0 मिलेगी या ग्रेटर देन 0। ठीक, जो आर कितना था, तो आर हमेशा की आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके की संख्याएं मिल सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं है, पूर्ण कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, तो ये कैसी संख्याएं हैं, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। ये कैसी है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट होती संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आर हमेशा एक होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। यू हमेशा एक पूर्णांक होगा। जो आई होता है, जो भाज्य होता है, डिविडेंड होता है, वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। फिर उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से यदि हम देखें, कोई नंबर ए को यदि हम बी से डिवाइड करें, इसी नंबर ए को यदि बी से डिवाइड करें, इसको ये कब डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर कितना आ जाए, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम बोल सकते हैं ए बी से, ठीक, पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा कब, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे नंबर एन आई इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जब आर की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर आई है वो एन से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक, तो आई एन से परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब कंप्लीटली विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा जब आर 0 आ जाए। यदि आर ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, इस केस में जो आई है एन से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। फिर इस केस में देखिए, जैसे कि ए है और ये बी से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो यहाँ रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। तो आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक, आर इक्वल टू 0 होगा। यदि हम ए में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टर के की मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 10 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, और 10 में यदि हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, 10 में यदि हम 15 की मल्टीप्लाई भी कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, फिर भी ये जो ऊपर जो नंबर बनेगा
150 और 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर फिर भी जीरो ही आएगा। ठीक इसी तरीके से जी ए बी से डिवाइड है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और इसको यदि बी से डिवाइड करें, ए में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर बी से उसको डिवाइड कर दें, रिमाइंडर इस केस में भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब ये वाला पूरा नंबर बी से डिविजिबल होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, यदि ए को हम बी से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ रहा है जीरो, और बी को डिवाइड करें किससे, सी से, और रिमाइंडर इस केस में भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक मतलब ए बी से पूर्णतः विभाजित है, बी सी से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम ए को सी से डिवाइड कर दें, ठीक, यदि हम ए को सी से डिवाइड कर दें, इस केस में भी जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो ही आएगा। इस केस में भी रिमाइंडर जीरो ही आएगा। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोई नंबर, कोई नंबर 25 से डिवाइड करने पर, ठीक, डिवाइड मतलब भाग करने पर, किसी भी नंबर में 25 का भाग देने पर या 25 से डिवाइड करने पर शेष या फिर रिमाइंडर, शेष 24 बचता है। यदि उस नंबर, यदि उस नंबर को 5 से भाग दें, शेष क्या बचेगा। देखिए, जो भी कोई नंबर था, मान के चलो जो नंबर है वो आई है, तो इसको किससे डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया, तो शेष कितना बच गया लास्ट में, 24 बच गया। इसका मतलब मान के चलो ये क्यू टाइम गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 25 इंटू क्यू की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, यहाँ तक तो यदि हम किससे डिवाइड करें, कर दें, यदि 25 से आई को डिवाइड किया तो शेष 24 आ रहा था। और हमें पता है जो ये नंबर बनेगा 25 इंटू क्यू करके, जो भी नंबर आ रहा होगा, ठीक, ये 25 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा यदि हम इसको डिवाइड करें 25 से, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, जीरो। मान के चलो ये नंबर क्या बन रहा है, 25 इंटू क्यू ए बन रहा है, और जो ये 25 है इसको हम बी मान के चलते हैं, ये बी है। मतलब ए को यदि बी से डिवाइड कर दें तो फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो। और हमें पता है जो ये बी है, जो ये नंबर बी है, इसको यदि डिवाइड कर दें किससे, सी से, जो ये 5 है, जो ये 5 है, ठीक, इसको मान के चलो ये सी है, और बी क्या 25 है, यदि 25 को 5 से डिवाइड करें, 25 को 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना देगा, जीरो। मतलब यहाँ भी ये जीरो दे रहा है। ठीक, यदि ए को बी से डिवाइड करते रिमाइंडर जीरो, बी को सी से करें रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यदि ए को डायरेक्ट सी से डिवाइड कर दें फिर भी हमारे पास रिमाइंडर जीरो आएगा। मतलब यदि 25 इंटू क्यू को इससे डिवाइड कर दें, सी का मतलब कितना 5 से, तो या इसको रिमाइंडर कितना देगा, इसको, इसमें रिमाइंडर जीरो। मतलब इतना तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा। अब बचा कितना, शेष, शेष कितना बचा, 24। तो इस केस में भी शेष कितना बचना चाहिए, 24। जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, 24। 24 शेष बचना चाहिए, जबकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से, तो शेष कितना, 24 तो हो नहीं सकता। शेष कितना होना चाहिए, या 4 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0 होगा। 0
जीरो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 25 से जब ये डिवाइड करने पर 24 शेष दे रहा, तो 5 से डिवाइड करने पर भी ये कुछ ना कुछ शेष तो देगा, क्योंकि 25 को 5 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक, 25 को 5 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, इसलिए हम डायरेक्टली किसको डिवाइड करेंगे, 24 को। 5 से यदि 24 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। और शेष कितना बचेगा इस केस में, इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कितना, 4। तो आंसर कितना होगा इसका, 4। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका यूज हम इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये थी ये प्रॉपर्टी, ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये यदि ए को बी से डिवाइड कर दें, ए को बी से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आता है, बी को सी से करें रिमाइंडर 0 आता है। फिर यदि हम ए को सी से डिवाइड कर दें फिर भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। और अब प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी नंबर n को मैं d से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर 0 आता है। और किसी नंबर m को d से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब होगा यदि n प्लस माइनस m को d से डिवाइड कर दें फिर भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, फिर भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे 12 को 3 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आता है, 0। और 18 को 3 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आता है, 0। दोनों को ऐड कर लें, यदि प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 12 को यदि 3 से डिवाइड कर दें तो भी इस केस में भी जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वो 0 ही आएगा। यदि देखिए, यदि प्लस करें तो ये आता 30/3, रिमाइंडर कितना देगा, 0। और यदि माइनस करें तो ये आएगा कितना, एक, 18 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 6/3। और रिमाइंडर इस केस में भी फिर 0। और रूल नंबर 3, ये हो गया। इसी तरीके से यदि ए को बी से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर बचता है कितना, 0। और यदि सी को डी से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर कितना आता है, 0। मतलब सी डी से पूरा पूरा डिविजिबल और ए बी से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसी तरीके से यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, ए बाई सी और बी डी, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इस केस में भी जो शेष बचेगा वो 0 ही आएगा, शेष बचेगा वो 0 ही आएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे कोई फैक्टोरियल n दे रखा है, फैक्टोरियल n। अब इसको हम p की पावर मान के चलो x है, ठीक। जब हम p की पावर, जब हम इसको डिवाइड करते हैं p की पावर x से, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता है, 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो इसके लिए जो p है, p क्या नंबर होता है, p होता है यहाँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। p क्या होती है, एक अभाज्य संख्या। मतलब इसकी p की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती, 5 हो सकती, 7 हो सकती है, 9 नहीं हो सकती, 9 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, 11 हो सकती, 13 हो सकती है। p की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है। जो x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x क्या होगा, एक, x की पावर कितनी होनी चाहिए, x की पावर 0 to n तक कुछ भी हो सकती है। x एक क्या होगा, होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 1 2 3। किसी भी फैक्टोरियल फैक्टोरियल n को p की पावर x से डिवाइड करने पर
रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक्स की? रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक, तो एक्स का हमने कैसा मान निकालना है? मैक्सिमम, बड़ा से बड़ा मान। तो ये वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जब हमने नंबर ऑफ जीरोस या फिर और एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर किया था, तो उसमें हमने इसको अच्छे से समझा था। इसमें हम क्या करते थे, जैसे फैक्टोरियल एन है तो फिर इसमें एन लेते थे और पहले पी से डिवाइड करते थे, फिर प्लस एन, और जो भी मतलब यहाँ होल नंबर जो भी हमारे पास यहाँ पूरा पूरा नंबर आता था इंटीजर में, ठीक, जो पूरा पूरा नंबर आता था फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ के, जो भी पूरा नंबर आता था उसको यहाँ लिख देते थे। ठीक, पी की पावर 1, इस तरीके से पी की पावर 2, इस तरीके से तब तक करते जाएंगे तब तक ये एन किसके इक्वल ना हो जाए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू पे की पावर। कहाँ तक करना है? पे की पावर कुछ भी मान के चलो, ए मान के चलो, पे की पावर ए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक, या तो एन के इक्वल आनी चाहिए या फिर एन से कम होनी चाहिए। तब तक इस ऑपरेशन को इस तरीके से करते रहते हैं। जो भी इंटीजर में जो वैल्यू आती है, जो पूरा पूरा जो नंबर होता है, होल जो नंबर होता है, जैसे 1.23 आ गया तो फिर हम 1 को लेंगे आगे, 2.34 आ गया, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो फिर क्या लेंगे? 2 को लिखते हैं यहाँ। ठीक, तो यहाँ पूरा इंटीजर पार्ट को उसको ऐड कर देते हैं, जैसा कि फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25 में यदि 3 की पावर एक्स से फैक्टोरियल 25 को डिवाइड करना है और शेष आना चाहिए 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 से सबसे पहले 2 को डिवाइड किया तो ये जाएगा 5 बार। ठीक, मतलब 25/2 की पावर कितनी? 1, 25/2 और 25/3 2 क्यूब और 2 की पावर 4, बस इतना ही जाएगा। ये 2 की पावर 5, फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा नीचे, इससे डिवाइड करें तो ये जाएगा कितने बार? 12, और 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक, तो ये कितने बार जाएगा? 6 बार। कितने बार जाएगा? 6 बार। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कितना? 16, और ये जाएगा 1 बार। इस तरीके से ऐड करके ये आ गया 18, 19, 20, 21 और 22। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 25/2, ये आ रहा था 12, 12 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, फिर ये आएगा 6, 6 से डिवाइड करो 2 से, ये आएगा कितना? 3, 3 को डिवाइड करो 2 से, ये आ गया 1, 1, 3, 6 और 12। इन सबको ऐड कर देंगे तो फिर ये आएगा 22, ये आएगा 20। तो अब बात करते हैं, जैसे ये दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, ये नंबर है, और 11, इस तरीके के जो नंबर है। एक से कौन से नंबर, एक से हमें पता है हर एक नंबर एक से डिवाइड हो जाता है, चाहे कोई भी नंबर हो, एक से फिर हमें देखने की ज़रूरत है नहीं, एक से सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, अभी हम इसकी डिविजिबिलिटी से चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? ए, बी, सी और डी, ए में कोई एक नंबर ले लेता हूँ। अब इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × ए। इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, +बी प्लस C × 10 और प्लस डी। इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ।
अब 2 से देखना है कौन सा नंबर डिवाइड होगा। इस नंबर को मैं इस तरीके से भी फिर लिख सकता हूँ, यदि 2 से चेक करना है, ए बी सी डी। इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सी इंटू 10 प्लस डी। इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। इसको 2 से डिवाइड कर दें और इसको यदि हम अलग अलग लिख लें, ए बी सी बाई इंटू 10, इसको यदि 2 से डिवाइड कर दे तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पर हमें लास्ट का ये देखना है, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है। यदि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, लास्ट वाले सिर्फ ये तो डिवाइड होगा ही, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट वाला नंबर 2 के केस में। 2 के केस में हमने क्या चेक करना है, डी बाई। यदि यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, हमें क्या चेक करनी होगी, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 2 से क्या है, सिंपल कह सकते हैं, यदि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ही ये डिवाइड होगी 2 से, वरना नहीं होगी। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उसी को हम सम संख्या भी बोलते हैं। तो क्या होगी, सारी सम संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 2 के लिए चेक हो गया। सेकंड हम 3 के लिए चेक करते हैं, 3 को अभी रहने देते हैं, 4 के लिए चेक करते हैं, 4 से चेक करना है। इसी तरीके से ए बी सी डी, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, इसको लिख सकते ए बी इंटू 100 प्लस सी डी, यहाँ बटे 4, यहाँ बटे 4 करके, ठीक। तो ये वाला पार्ट तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आर इक्वल टू 0, क्योंकि 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसमें शेष 0 आएगा। फिर हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट। यदि ये इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फिर हमारा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फिर इसमें लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इस केस में हमने क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट। और तीसरा इसी तरीके से 8 के लिए देखें, ए बी सी डी, इसको हम 8 से डिवाइड करना है, तो इसको लिख सकते ए इंटू 1 2 3। और यदि 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें शेष 0 बचता है, और प्लस बी सी डी। हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, किसके केस में, 8 के केस में, बी सी डी डिवाइड बाई 8। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट देखने होंगे, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट या फिर अंक, अंतिम 3 अंक। अब 5 की बात करें, ये 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब 5 की बात करते हैं। 5 से देखा जाए तो ए बी सी डी, इसको डिवाइड करना 5 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी इंटू 10 और डिवाइड बाई 5, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई 5। तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 10 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल, आर इक्वल टू 0। तो हमें लास्ट का 1 डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक। लास्ट का 1 डिजिट, 5 से हमने किसको देखना है, लास्ट का 1 डिजिट, मतलब डी बाई 5, लास्ट अंक, जो अंतिम अंक है उसको चेक करना पड़ेगा बस। और इसी तरीके से 5, यदि हम 25 से करें, सेम यही रूल हो जाएगा जो 4 के लिए। 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट सी डी, ठीक, मतलब लास्ट के 2 डिजिट। इसी तरीके से 125, ठीक। ये देख ये देखिए, यहाँ 2, 2 की पावर कितना था, 2, ये हो रहा। 2 की पावर अभी कितनी है,
1, 2 की पावर 2, तो ये आएगा कितना 4। तो फिर इस केस में हमने 2 देखा था। 2 की पावर 3, तो ये कितना आ गया 8। तो इस केस में हमें 3 डिजिट देखने हैं लास्ट। यदि हम 2 की पावर 4 कर दें तो ये कितना आता है 16। यदि 16 से चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट 2 की पावर n। किसी भी नंबर को यदि हम 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, लास्ट के कितने डिजिट चेक करने होते हैं n। और इसी तरीके से किसी भी नंबर को 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने पड़ेंगे n। 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, और ये कितना हो गया 5 की पावर 3, और ये क्या हो गया 5 स्क्वायर, इसलिए 2 डिजिट। ठीक, और ये आ गया 2 क्यूब, इसलिए 3 डिजिट। और ये आ गया 2 स्क्वायर, इसलिए 2 डिजिट। इस तरीके से 5 क्यूब, इसलिए इसमें 3 डिजिट। तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक, 25। अब देखते हैं 3 और 9 के केस में। 3 और 9 के केस में देखिए, जैसे नंबर था A B C और D, ये है 3 और 9 के लिए। अभी हम चेक कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करना 3 से करें या फिर और 9 से, किसी भी नंबर से करना हो, 3 से करें चाहे 9 से। तो इसको क्या लिख सकते हैं 100A 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, और अपॉन में तो ये या फिर 3 लिखें और करके, या फिर 9 जिससे भी डिवाइड करना है। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं इसको किस तरीके से, इसको 9 9 9 9 करके लिख सकते हैं, प्लस 1A प्लस 9 9 प्लस 1B करके, और 9 प्लस 1C प्लस D, अपन में ये 3 ऑब्लिक या फिर 9 ये आएगा ही। इसी तरीके से अब 9 9 वाले को टर्म को एक साथ लिख लीजिए, और इसमें से यदि हम 9 कॉमन भी ले लें, 9 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बच जाएगा 1 1। ठीक, जब ए की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा यहाँ ए प्लस, और बी अंदर चले जाएगा तो 1 1 B। 9 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया बाहर से। ठीक, और यहाँ आ जाएगा सी, और इसी तरीके से प्लस में आ जाएगा ये, सिर्फ ये कितना बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसको हम 2 तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, 3 और 9, 3 और 9। अब देखिए इसको यदि डिवाइड करें, चाहे 3 से डिवाइड करें 9 से डिवाइड कर दें, तो इसमें शेष तो 0 बच रहा है, लेकिन इसमें नहीं बच रहा है। ये क्या आ गया A B C D, क्या हो गया, ये तो डिजिट ही हो गया ना, एक अंक होगी ABCD। इसके लिए हम क्या देखेंगे डिजिट सम, डिजिट सम डिवाइड करेंगे सिर्फ 3 और 9 से। यदि R 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिविजिबल होगा। ठीक, डिजिट सम का मतलब अंकों का योग। ये भी हो गया। और जैसे कोई भी नंबर रहता है 10 की पावर n-1, ये हमेशा 9 9 9 ही वैल्यू देता है, और हमेशा डिविजिबल रहता है 3 और 9 से। हमेशा ये नंबर डिविजिबल रहता है, ये 10 की पावर n-1 के फॉर्म में कोई नंबर हो। अब ये देख लिया, 9 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब इसमें जो अब 6 की बात करें,
देखिए, तो 6 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 3, 2 इंटू 3 6 बनाता है। 6 से नंबर कब कोई डिवाइड होगा? तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 6 के लिए 2 का रूल भी लगेगा और 3 का भी, तो दोनों से ही होना चाहिए डिविजिबल। 2 से भी होगा, 3 से भी होगा डिविजिबल, तब जाके ये 6 से होगा। 2 से भी होगा, 3 से, तब जाके ये 6 से होगा। मतलब 2 से कब होगा? जब वो सम संख्या होगी। 3 से कब होगा? जब अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। देखिए, जैसे इसमें था, यहाँ यदि हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे नंबर ले लिया 4104। अब ये 3 और 9 से डिवाइड है या नहीं हो रहा है? तो हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4, इससे चेक कीजिए इसका योग कितना आ रहा है? 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो आर कितना आएगा? शेष कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे 9 से करें 3 से, इसलिए ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब 11 के लिए चेक करते हैं। 11 के लिए चेक करना है। 11 के लिए सिंपल रूल है, जैसे कोई भी नंबर ABCDEFG GH, इसमें हमें ए देखना है, एक डिजिट छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के, इन सबको ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड किया, जो भी आया, मतलब H प्लस F प्लस D प्लस B, इसको ऐड करना और माइनस कर देना जो ज़्यादा होगा। इस सबको एक साथ ऐड कर देना, एक छोड़ के। A प्लस C प्लस E प्लस E प्लस G, इन सबको ऐड करके ये डिफरेंस क्या आ रहा हो? 0 और n टाइम ऑफ 11 आएगा इसका डिफरेंस। जो डिफरेंस आता है या तो 0 आता है या फिर n टाइम 11 आता है। ठीक, या 0 आएगा या फिर n टाइम 11 आएगा। यदि तो इस केस में रिमाइंडर कितना रहता है? 0 रहता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होता है। किससे? 11 से। यदि हमें 11 से चेक करना हो, मतलब क्या करना है? इन अंकों को एक छोड़ के, इस तरीके से जो आएगा उसको ऐड कर लीजिए। एक छोड़ के जो आएगा उसको ऐड कर लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। यदि 0 आ गया फिर भी वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और यदि जो जो भी वैल्यू आएगी, 0 ना आए, कुछ भी वैल्यू आ गई, मान के चलो 120 ना 21 आ गया, 11 से डिवाइड कर दें, फिर ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये पूरा वाला नंबर। और यदि 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है इसका डिफरेंस, ये फिर ये डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं एक। जैसे ये नंबर है 50230884। अब इसमें देखिए, इस सबको ऐड करें तो 3, 8 और 3 11 और 4 कितना आ गया? 15। ये आता है 15, और इसको ऐड करें, ये आ गया 7, 8 और 7, ये आ गया 7 और ये 0। ठीक, ये यहाँ नहीं जाएगा। 5 और 2 7 और 0 7 और 8 15, तो ये भी आ रहा है 15। इसमें से 15 माइनस 15 कितना आ गया? 0। तो ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 11 से क्या होगा? कम्प्लीटली डिविजिबल। इसी तरीके से 11 का हो गया। यदि हमें 12 से देखना है, 12 के लिए क्या? 4 × 3, मतलब तुम्हें चेक किससे करना पड़ेगा? 4 से भी चेक करना पड़ेगा, 3 से भी, तब जाके 12 से कोई नंबर डिवाइड होगा। ये 15 से चेक करना है, 5 × 3,
मतलब 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी, तब जाके कोई नंबर 15 से डिवाइड होगा। इस तरीके से। और इसके बाद यदि 11 हो गया, जैसे कि अब 7, बात करते हैं 7 की। एक सिंपल यदि 6 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट, 6 अंकों की संख्या हो, तो फिर 7 हो, 13 हो, 7, 13 और 11 के लिए 6 अंकों की संख्या हो, जैसे 1 2 3, ठीक, 4 0 1। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका हमने डिफरेंस देखना है। इसका क्या देखना है? डिफरेंस इन दोनों का। एक पूरा नंबर है, अभी वहाँ ये एक नंबर है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो एक नंबर बन रहा 4 0 1, तो एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, 1 2 3। इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस आ रहा है कितना? 11 में से 3 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2। तो इसको चेक करना होता है सिर्फ। यदि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड है। और यदि ये वाला नंबर जो यहाँ निकल के आया था 13 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड है। और यदि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, फिर ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए रूल ये है। और यदि नंबर सेम संख्या है, यदि सेम नंबर है 6 डिजिट, ठीक, इसका डिफरेंस देखें। यदि सेम नंबर 6 डिजिट का, यदि हम इसका डिफरेंस देखेंगे, ये तो जीरो आ जाता है। कितना आता है इसका डिफरेंस? जीरो। ये हमने 6 डिजिट का नंबर ले लिया, जैसे 8 ले लिया 6 टाइम। ये हम दो पार्ट में इसे बांटें और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये कितना आएगा? जीरो। इसका मतलब ये नंबर 7 13 और 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है। 7 13 और 11 से विभाजित होता है। और ये नंबर फिर से, ये वाला जो सेम जो नंबर है, ये इस टाइप के जो नंबर रहते हैं 6 डिजिट नंबर, जिसमें जो भी अंक है वो रिपीट होता है, ए, इस तरीके से। ये 7 से डिवाइड होते हैं, 13 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 39 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये 121 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक। और 77 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। इस टाइप के जो ये नंबर होते हैं। चलो अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। ये तो एक शॉर्टकट था जो भी बताया 6 डिजिट के लिए, ठीक। क्या कर सकते हैं? यदि 7 13 और 11 से देखना, चाहिए किसी भी टाइप का नंबर हो, तो तीन तीन पार्ट में इसको बांट के, जैसे 1 2 3 होगा, और इसको भी देखना है तो 3 नंबर ये हो गए, उसके आगे 2 जीरो लगा लीजिए, तो माइनस इसका डिफरेंस देख लीजिए, जो डिफरेंस आएगा उसको देखिए। 7 से देखिए, 13 और 11 से डिविजिबल है, तो फिर ये डिविजिबल होगा। अब ऑस्कुलेट, जैसे कि ये प्राइम नंबर होता है, ये किसके लिए? प्राइम नंबर के लिए। मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे 7 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर n, यदि हम किसी भी नंबर को 10x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 10x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि ये नंबर होगा कुछ ऐसे, 10x 10x प्लस 1, इस केस में हमारे पास आएगा -x। और यदि ये नंबर होगा 10x माइनस 1, इस केस में लिखेंगे हम +x। जो ये -x होता है प्लस x होता है, इसको नाम देते हैं ऑस्कुलेटर। इसको नाम क्या देते हैं?
ऑस्कुलेटर, यदि हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर को इस फॉर्म में कैसे, या तो हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिखें, डायरेक्टली कोई नंबर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये नंबर है इसमें 3 × n करके, इस नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करके इसको किस फॉर्म में लिखना, 10x + -1 के फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली कोई नंबर इस फॉर्म में लिख ले, तो फिर ये ऑस्कुलेटर निकल जाता हमारे पास। यदि यहाँ प्लस हो रहा है फिर -x ऑस्कुलेटर, यदि यहाँ प्लस हो रहा है तो फिर, यदि यहाँ माइनस हो रहा है फिर +x ऑस्कुलेटर। अब चेक करते हैं 7 के लिए ऑस्कुलेटर क्या होगा। अब 7 को हम डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 10x + -1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो 7 में यदि हम किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। 7 के लिए 7 × 3, तो ये आएगा 21। और 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 2 + 1। इसके लिए ऑस्कुलेटर क्या होगा, इसके लिए ऑस्कुलेटर क्या होगा, इसके लिए यहाँ प्लस आ रहा तो यहाँ -2 ऑस्कुलेटर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे डिविजिबिलिटी फाइंड करने में, कि कोई नंबर इससे डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ ऐसा जो 7 से डिवाइड हो रहा है, उसके लिए चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक, जैसा कि एक 38262, ये मैंने नंबर ऐसा ले रखा जो कि ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है, ये मुझे पता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको। तो इसको करना कैसे, इस नंबर के लिए 7 से चेक करना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए 2 को छोड़ना है इस तरीके से। ठीक, अब 2 था, इसका ऑस्कुलेटर कितना, -2। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, इस 2 में जो ये वाला नंबर है, 2 में मल्टीप्लाई करनी -2 की, ये आएगा कितना, -4। तो यहाँ -4 लिख लेना है, -4 ये बचेगा, फिर 2, 6 में से -4 जाएंगे 2, ये 2, 8 और 3। अब ये 2 छोड़ना है, मतलब एक एक करके छोड़ता जाना। अब 2 लिखा है ये, ठीक। अब इस 2 में फिर से मल्टीप्लाई करनी किसकी, जो ऑस्कुलेटर था। ऑस्कुलेटर कितना है, जो x, इस केस में ऑस्कुलेटर कितना है, -2, ये आएगा -4। यहाँ लिखना -4। 12 में से 4 गए, ये बच जाएगा 8। तो 7 यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ 3। इसको देखना है, यहाँ 8 को छोड़ना है। ठीक, जो 8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 की, तो 8 दूनी 16, -16, इसमें -16, 16 को माइनस करना है। तो ये 7 में से 6 गया, बचा 1, 3 में से 1 गया, बचा 2। अब देखिए जो 21 है, 7 से यदि 21 को डिवाइड कर दें तो शेष कितना आता है, 0। शेष कितना आता है, 0। और यदि यहाँ कोई भी नंबर आ जाता, जैसे 22 आ जाता, ठीक, मान के चलो 22 आ गया, तो 7 से ये क्या डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल नहीं होता फिर नंबर। फिर ये डिविजिबल नहीं होता है। यदि 2 के जगह मैं 3 लिख लेता हूँ यहाँ, फिर ये लास्ट में ये नंबर जो आएगा ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से चेक करते हैं, एक कोई भी नंबर हो उसको मतलब एक अंक छोड़ना लास्ट में, और जो ऑस्कुलेटर उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो फिर देखते हैं, अब 13 के लिए, 11 के लिए भी देख लेते फिर। 11 के लिए बोलो, 9 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 1 -1, ये कितना बन जाएगा, 9। इसके लिए ऑस्कुलेटर कितना होगा, यहाँ माइनस है तो +1, +1। अब 9 से देखना है किसी भी नंबर को, जैसे हमें पता है एक सिंपल नंबर लेते हैं 99, ठीक। अब इसका ऑस्कुलेटर कितना, +1। अब एक छोड़ना है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी, जो 9 है, 9 में मल्टीप्लाई होगी +1 की, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है +1, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे 9, और अब ये प्लस हो रहा तो ये आ जाएगा कितना, 8, ठीक। 9 और 1 कितना आ गया, 9 और 9 18 का 8, 9 और 1 10 की 0। अब 8 है तो इसको छोड़ना है, तो फिर 8 × 1, तो ये आ जाएगा 8। इसको ऐड करना है फिर से, ठीक। इसमें तो ऐड हो रहा है, तो ये आ गया 18। 18 के 9 से डिवाइड कर दें तो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। चाहे कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है प्राइम ही नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसके लिए हम
इसको यदि हम इस फॉर्म में लिख दें या तो फिर डायरेक्ट एन को जो नंबर है उसको इस फॉर्म में लिखें 10x प्लस माइनस वन, या फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके 10x प्लस माइनस वन के फॉर्म में लिख दें, तो फिर वहाँ से हम उसका ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये वैदिक मैथ्स से कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक। वैदिक मैथ्स में इसका यूज होता है। अब 11 के लिए देखें, 11 का ऐसे हमने रूल देख लिया है, पर फिर 11 के लिए भी हम निकाल सकते हैं ऑस्कुलेटर 10 × 1 प्लस 1 करके। इसका ऑस्कुलेटर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस है तो -1। और 13 के लिए 13 × 3 ये आ गया 39। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 × 4 -1, इसका ऑस्कुलेटर +4। और यदि देखना हो 17 के लिए, ठीक, तो 17 × 3 ये आ गया 51। 51 को लिख सकते हैं 5 10 × 5, ठीक, +1। इसका ऑस्कुलेटर कितना आएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ -5। इसी तरीके से 19 के लिए भी, 19 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 × 2 -1, इसका ऑस्कुलेटर +2 आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। जैसे 39 के लिए देखना है, 39 के लिए क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 -1, इसका ऑस्कुलेटर +4 आ जाएगा। करना क्या है, जहाँ मल्टीप्लाई -2 से कर रहे थे, जो इसका ऑस्कुलेटर उससे मल्टीप्लाई करते जाने, जो लास्ट डिजिट है नीचे रख के फिर उसको, यदि माइनस में आ रहा है यहाँ तो नेगेटिव करना है, यदि पॉजिटिव आ रहा है ये नंबर इधर, फिर इसको ऐड करना है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। तो 29 के जैसे 27 के लिए निकालना, ठीक है, 27 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सत्य, इसका 1, ठीक, सत्य, इस 3 दूनी 6, 7 और 8, ये आ गया 81। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 8 +1, ऑस्कुलेटर कितना होगा इसका -10 -8। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। देखिए कोई नंबर बता रहा हूँ, जैसे 1 4 1 3x और 5, x और 5, x का मान क्या होगा, ठीक, 4 1 3 x और 5 ये नंबर है, इसमें x का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे संख्या, जो भी मेरे पास ये संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाए या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, हमें पता है क्या क्या रखना है, सम ऑफ डिजिट। इनके केस में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। तो 4 + 1 + 3 + x + 5 ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो क्या रखें, 5 और 3 8 और 1 9, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। बची यहाँ 4, 4 में अब कितना और जोड़ें, ठीक, 4 में अब कितना और जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए। 4 में तो x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, यदि हम x की वैल्यू कितनी रखें 2 रखें, तो 4 + 2 = हो जाएगा 6, ये डिवाइड होगा। और x की वैल्यू यदि 4 तो आ रहा था, यदि x की वैल्यू हम कितनी रखें 5, तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाता 9, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। यदि 9 से बोलते फिर हमें क्या रखना चाहिए था, 9 9 से बोलते
फिर एक्स का आंसर होता है कितना, जो एक्स की वैल्यू होती है कितनी, 5। जो एक्स की वैल्यू 5 रखें तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ रहा है ये 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 9 से भी और 3 से भी डिवाइड होगा। और यदि एक्स की वैल्यू हम क्या रखें, 2, 5, चाहे 2 रखें या 5, तो फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो इस केस में यदि 3 के लिए आंसर देखें तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, या तो फिर 2 आएगी या फिर 5, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। इसी तरीके से 11 के लिए भी पूछ सकते हैं, इसे नंबर दे सकते हैं 6, 1, 5 एक्स और 3, तो फिर इसमें वैल्यू पूछ सकते हैं कि एक्स की जगह कितना रखें कि 11 से विभाजित हो जाए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ देखा जाए 5 और 3, 8, ठीक, और 8 और 6 कितना हो गया, 5 और 3 8, और 8 और 6 13, 8 और 6 13, तो इसको ऐड करें तो ये आएगा 13। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो एक्स की जगह हम कितना आना चाहिए, जो डिफरेंस आना चाहिए 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए टोटल, या तो 0 आनी चाहिए या फिर 11 इंटू एन के फॉर्म में आनी चाहिए। तो 0 तो इसकी हम ला नहीं सकते, यदि मैक्सिमम वैल्यू हम एक्स की कितनी रख सकते हैं, 9, 9 रखेंगे तो फिर ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3, बात नहीं बनेगी। तो इसलिए यदि हम कितना रखें, यदि हम एक्स इक्वल टू 1 रख दें, एक्स इक्वल टू कितना रख दें 1, तो फिर ये आ जाएगा 13 माइनस 2, ये आ गया 11, 11 को यदि 11 से डिवाइड कर दें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो इस केस में एक्स इक्वल टू की वैल्यू कितनी होगी 1। गाइस उम्मीद करता हूँ ये सेशन समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे यदि इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बेस पर वहाँ मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करूँगा और साथ में सॉल्यूशन भी दूँगा। फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और यदि वहाँ क्वेश्चन लगाएंगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।